बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मोस्ट डिमांडिंग, शायद सबसे ज़्यादा जिस वीडियो का कहा गया वही था MA2 के मॉक्स। तो फाइनली आज हम MA2 का फर्स्ट मॉक डिस्कस करने लगे हैं। चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Which of the following shows classification of expenses by function? Relevant and non-relevant, controllable and uncontrollable, direct material, direct labor and overheads, production, administration, selling and distribution। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ये MA1 लेवल का है, क्योंकि कल ही जो मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बात की थी, और मॉक का भी आज सामने मेरे जो पहले ही सवाल आ गया वो कौन सा था, कॉस्ट क्लासिफिकेशन का था। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये क्लासिफिकेशन होती है बाय नेचर। हमसे क्या पूछा गया है? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस बाय फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फंक्शन, सेलिंग इज अ फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन। सो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following item would appear in the statement of profit or loss and which in cash budget? Payment to suppliers, obviously payment है, cash है, cash budget में होगी। Depreciation is your expense and expenses are part of statement of profit or loss। Purchase of non-current assets, तो non-current asset की जो acquisition है, purchase है, वो आएगा cash budget के अंदर। या अगर हम इसी सवाल में हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता तो उसमें भी हम कह सकते थे। और लास्ट है सेल्स रिसिट्स। तो रिसिट्स में आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो ये क्या है? कैश बजट। जस्ट सेल्स होता तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहते। तो इसका मतलब पेमेंट टू सप्लायर, कैश बजट, डेप्रिसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, कैश बजट, सेल्स रिसिट्स, कैश बजट। Question number 3. Which two of the following statements about service cost center overhead reapportionment relate to the step down method? Inter-service cost center work is recognized. A different apportionment basis may be applied for each service cost center. It enables overhead to be absorbed directly from service cost center into product cost. All costs are reapportioned straight to production cost centers. तो आपने देखा कि प्रोडक्शन सेंटर्स भी होते हैं, सर्विस सेंटर्स भी होते हैं। तो हमारे पास कौन सा मेथड है? स्टेप डाउन है। तो हम क्या करेंगे? आपस में सर्विसेज भी हैं, इंटर सर्विस कॉस्ट को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इसी तरह डिफरेंट अपॉर्शनमेंट बेसिस यूज की जा सकती हैं हर सर्विस कॉस्ट सेंटर के लिए। तो पहली दोनों स्टेटमेंट्स मुझे ठीक नजर आ रही हैं। बाकी अगर हम बात करें कि ये कॉस्ट डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर को चार्ज की जाती है, तो ऐसा नहीं है। जिसकी जो सर्विस, बेशक वो सर्विस कॉस्ट सेंटर भी कोई सर्विस ले रहा है तो हम उसको भी अपॉर्शन करते हैं। ये अगर आप टॉपिक डिटेल में भी देखना चाहते हैं तो आप MA1 MA2 दोनों की वीडियोस के अंदर आप ओवरहेड्स की अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट के मेथड्स देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहते हैं the following table relates to wages budget of a firm. Gross wages 26,000 for January, and for Feb 25,800. Deductions from gross wages 6,000 and 5,900. The effect that wages have on the cash budget is calculated using the following assumptions. Net wages are paid to employees at the end of the month in which they are earned. जिस महीने में जितना आप अर्न कर रहे हैं उस महीने में वो नेट वेज आपको पे कर दी जाएगी। एंड नंबर 2, 50% of the deduction from gross wages are paid in the month in which the wages are earned and remainder are paid in the following month. What is the cash budget for Feb relating to wages? कैश बजट का सवाल है। ये सवाल काफी सारे बच्चों ने कैश बजट पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए, तो मैं आपको ये सवाल करवा भी देता हूँ। और आपको पता है कि जैसा इस चैनल पे जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो एग्जामिनर भी जरूर पूछता है। तो एग्जामिनर का क्या स्टाइल है,
किस तरह से वो पूछेगा। अभी मैं जो आपने स्क्रीन पे सवाल देखा मैं उसी को सामने आपके लिए लिख रहा हूं। ग्रॉस वेजेस हैं, ग्रॉस वेजेस कितनी है जी 26,000 फॉर और फैब की कितनी है 25,800। ये हमारे पास ग्रॉस वेजेस है। डिडक्शंस उसने बताई 6,000 एंड 5,900, ये है डिडक्शंस। अब उसने कहा जिस मंथ की जितनी नेट वेजेस हैं हम उसी मंथ में पे करते हैं। हमें क्या बताना है, कैश बजट फॉर फैब। फैब में हमारे पास कितना कैश होना चाहिए। तो देखो हमने ये जो नेट वैल्यू आ रही है ये पे करनी है। तो अगर हम इसका नेट कर लें 5,900 माइनस कर लें तो इसका मतलब 24,900 ये नेट वैल्यू है, ये हम पे करेंगे फैब में। प्लस और हम क्या पे करेंगे, और हम पे करेंगे जो हम डिडक्शंस करते हैं। कहते हैं हाफ हम उसी मंथ में पे कर देते हैं, हाफ नेक्स्ट में करते हैं। तो इसका हाफ इसी मंथ में आ जाएगा, हाफ नेक्स्ट में। तो इसी तरह ये जो 6,000 है इसका हाफ आपने जैन में पे कर दिया था तो हाफ इधर पे करेंगे। तो उसका हाफ कितना आ रहा है 3,000 और इधर हाफ कितना आ रहा है 5,900 को अगर आप हाफ करें तो 2,950। अगर आप इन तीनों को ऐड कर लें यू विल गेट द आंसर। तो 24,900 प्लस 3,000 प्लस 2,950, तो ये क्या आएगा आप चेक कर लें। अच्छा ये मैंने अमाउंट गलत लिखी हुई है। 25 माइनस 5 ये आ गया जी 19,900। 19,900 प्लस 3,000 प्लस 2,950, चेक कर लें क्या आ रहा है। इट्स 25,850। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, उम्मीद है कि अगले साल तक जो मेरा कैमरामैन है वो कैलकुलेटर ले आएगा, तो तब तक आप सॉल्व कर लें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which of the following are automatic computer input devices? Barcode reader, electronic fund transfer at the point of sales, magnetic ink character recognition। ये सारी चीजें ही कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस हैं। हम इन सब से इनपुट अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। A furniture manufacturer is a member of the Furniture Manufacturers Association FMA, जो कि आने वाला आपका MA2 के बाद पेपर का नाम भी है FMA। The sales manager is preparing a sales forecast and has referred to a number of information sources. Is each of the following a primary or a secondary source? FMA review of economic trend, analysis of orders from customers। तो याद रखें कि आपने जो आपको FMA रिव्यू बाहर से हो कि आपके पास आया है तो वो कौन सा सोर्स है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, जो किसी और ने किसी और मकसद के लिए बनाया था, आप उसको यूज कर रहे हैं। कोई आप किसी वेबसाइट से कोई डाटा उठा रहे हैं, किसी का काम किया हुआ आप यूज कर रहे हैं, तो वो सारा डाटा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। प्राइमरी डाटा क्या है, जो खुद से आप डाटा ले रहे हैं, वो कौन सा डाटा है, प्राइमरी है। तो एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम कस्टमर्स, ये आप खुद एनालिसिस कर रहे हैं, जो दिस इज प्राइमरी। और जो FMA फर्नीचर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की तरफ से डाटा है, उसको जो आप रिव्यू कर रहे हैं, तो वो डाटा क्योंकि आपने खुद नहीं लिया, तो वो डाटा कौन सा है, वो डाटा सेकेंडरी डाटा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा, देखते हैं। Details of receipts and issue of a raw material for a period are set out below. Day 1 opening balance 200 at 5 per unit, total cost $1,000. Day 1 receipts 200,
5.10 per unit and 1020 total cost. Then issue 250, 30, 40, 30. फिर डे 11 पे आपने रिसीट की 20 यूनिट्स एट 5.12 पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट इज $102.4. फिर इशू एट 13 डे 10 units, then 20 units, then research 30 units at 5.15 per unit. The cost of raw material is charged to work in progress account immediately after each cost occurs. How many different cost prices will be used during the period relating to the issue of the raw material using first in first out? कहते हैं जो आपके पास ये डाटा आपने देखा कि जब भी हमारे पास यूनिट्स आते हैं हम उसे इशू करते हैं तो इशू कौन से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी प्राइसेस यूज की हैं. तो अगर आप सामने क्वेश्चन को देखें, आपके सामने दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन की तरफ देखें, आपके पास ओपनिंग जो है वो कितने यूनिट्स नजर आ रहे हैं, 200 यूनिट्स नजर आ रहे हैं, और फिर रिसिट्स हैं 200 की. तो आपने 250 दिए, तो इसका मतलब क्या है, पहला इशू 250 है तो 200 वाले सारे यूनिट्स आप दे चुके हैं, और बाकी जो 200 डे 1 वाले हैं रिसिट्स हैं उसमें से भी 50 जा चुका है. तो अब आपके पास 150 यूनिट्स रह चुके हैं. फिर इसका मतलब 30, 40, 30, तो 30 और 40 कितना हो गया, 70 और 30 100. तो ये 100 यूनिट्स भी 5.1 पर यूनिट मतलब सेकंड वाला ही रेट यूज हो रहा है. फिर इसके बाद आपके पास 20 यूनिट्स और आ गए, फिर 10 और 20. तो इसका मतलब जो 200 हमने रिसिट की थी डे 1 को 5.1 की, उसमें से अभी 100 यूनिट्स पड़े, 50 यूनिट्स पड़े हुए थे, उस 50 में से हमने 30 और इशू कर दिए, तो प्राइस तो वही रहेगी 5.1. तो कहता है हाउ मेनी डिफरेंट कॉस्ट प्राइसेस वर यूज्ड. तो देयर आर ओनली 2 प्राइसेस. क्यों? क्योंकि हमने जितने भी इशू किए हैं अगर आप उसको टोटल कर लो तो जो हमारे पास ओपनिंग वैल्यू थी वो कितनी थी 5, और उसके बाद हमने जो रिसीव किए थे वो 5.1 थे. तो जितने भी हमने इशू किए हैं वो 400 से कम है. मेरे पास भी कैलकुलेटर है, आप भी कैलकुलेट कर लें जल्दी से. 250 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 20. तो अगर तो आंसर 400 से ज्यादा हो जाता तो हम तीसरी प्राइस भी यूज कर रहे होते इशू में, बट आंसर 380 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ वही वो जो दो स्टार्टिंग वाले दो जो यूनिट्स हैं वही आपने इशू किए हैं. तो देखें एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस देता है. अक्सर हम क्वेश्चन की लेंथ देख के हमें लगता है कि पता नहीं इसमें क्या करना और ये कितना मुश्किल सवाल होगा, बट ये बहुत ही आसान डिफरेंट स्टाइल से एग्जामिनर सवाल पूछता है. बट आपने अपने कंसेप्ट्स के ऊपर जरूर फोकस करना है और उसी को देखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. कहता है firm uses a piecework scheme to remunerate direct labor. The piecework rate is 0.8 per unit produced subject to a guaranteed minimum wage weekly of $300. In a recent 4-week period, production by F was as follows. Week 1 360 units, week 2 400 units, week 3 400 units, week 4 370 units, total 1530 units. What are F earning for the 4-week period? इसने देखें 4th week नहीं कहा कि आप सिर्फ 4 वाला ना लें, उसने कहा 4-week period, which means आपको चारों के चारों वीक्स की अर्निंग बतानी है. कैसे अर्निंग बताएंगे? देखें वीक 1 में प्रोडक्शन हुई है 360, आपने भी सवाल में देखा. वीक 2 में कितनी हुई है 400. वीक 3 में कितनी हुई है अगेन 400. वीक 4 में कितनी हुई है 370. हमने कहा हम पीस वर्क यूज करते हैं. एक यूनिट का क्या है 0.8 0.8 0.8 एंड 0.8. अगर हम फर्स्ट का देखें, आप भी चेक कर सकते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय 0.8 या आ रहा है मेरे पास 288. बट हमने कहा था कि हम मिनिमम कितना देंगे 300. तो 288 आ रहा है तो हम कितना देंगे मिनिमम 300. तो पहले वीक की सैलरी कितनी आ गई 300. यहां से देखें
400 मल्टीप्लाई बाय 0.8 आप भी करके देख लें, 320 आ रहा है। तो अब मिनिमम 300 था, बट हमने 320 अर्न किया, तो हम कितना देंगे? 320। अगेन यहाँ पे भी क्या आएगा? 320। और यहाँ पे अगर हम देखें 370, आप भी चेक कर लें, 370 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इट्स 296, इट्स 296। तो हमने कितना देना है? मिनिमम कितना है? 300। तो हम 296 नहीं देंगे, बट 300 देंगे। अब दिस 300 प्लस प्लस प्लस, तो अब अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो 300 प्लस 320 प्लस 320 प्लस 300 इट्स 1240। तो आपने देखा कि MA2 का एग्जामिनर सिर्फ उन टॉपिक्स को नहीं देख रहा जो हमारे किसके हैं? MA2 के हैं, क्योंकि MA2 में सारा का सारा MA1 भी जरूर पूछा जाता है। हाँ, एक चीज नहीं पूछता जो कि MA1 में ज्यादा पूछता है, वो स्प्रेडशीट से। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। The output from process X in a period consisted of 3 joint products as follows. Product FGH, kilograms, kgs, 120 kg, 150 kgs and 180 kgs. Selling price per unit is 2, 3 and 5. The production cost of the process were 31,800. How much of the joint cost would be apportioned to product H on the basis of sales value? तो joint cost हमारे पास प्रोडक्ट हैं 3, F, G and H. These are 3 products. kgs हमारे पास हैं 120 kg and selling price of 1 kg is 2, which means total selling price would be $240. 150 kg into $3, $450, and last $180 into 5. 180 into 5, 900. अगर हम इसका टोटल कर लें तो हमारे पास कितना आ रहा है? आप भी कर सकते हैं, 900 प्लस 450 प्लस 240, 1950. This is the total sales price. This is total sales price. तो हमारे पास देखें, हमने H को अपॉर्शन करना था ज्वाइंट कॉस्ट, तो किस तरह की? 900 डिवाइडेड बाय टोटल, दिस इज टोटल ऑफ सेल्स रेवेन्यू, तो 900 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू टोटल अपॉर्शन कॉस्ट, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 18,000, तो 18,000 C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following objectives relate to cash budgeting? To ensure that sufficient funding is available when needed. Yes, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी हम कैश बजट बना रहे होते हैं, हम प्लान कर रहे होते हैं कि किस मंथ में अगर हमारे पास लेट्स सपोज डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है, तो हम उसके साथ किस तरह से डील करेंगे। टू असेस द वायबिलिटी ऑफ प्रपोज अल्टरनेटिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, ये कैश बजटिंग नहीं, ये कैपिटल बजटिंग का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का काम है। आपने जरूर देखा होगा कि जब हम एनपीवीज, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स देखते हैं, पे बैक्स देखते हैं, एनपीवीज फाइंड करते हैं, तो ये कैश बजटिंग में नहीं, कैपिटल बजटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रॉफिटेबिलिटी। कंट्रोल और मॉनिटर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी ये काम नहीं किया जाता। तो कैश बजटिंग किस लिए होती है? टू इंश्योर दैट सफिशिएंट फंडिंग इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Tariq needs to send a message to all staff in his department containing details of revised deadlines for an important project. The message needs to be sent as quickly and cheaply as possible. Which of the following method of communication is most appropriate for this message? देखिए, वैसे हमने पढ़ा है
हमारे पास 4 ऑप्शन है, मेमो, टेलीफोन, लेटर, ईमेल। मेमो हम इंटरनल ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पे भी तारिक ने ऑफिस में करना है, बट उसने कंडीशन कुछ लगा दी। उसने कहा एज क्विकली एज पॉसिबल, एज चीप, जितना पॉसिबल है, जितना सस्ता और जितना जल्दी हो। फिर हम मेमो की तरफ नहीं जाएंगे, अब हम बात करेंगे ईमेल की। अब हम ईमेल करेंगे जिसपे हमारी कोई कॉस्ट नहीं लग रही, और वो फौरन से ईमेल दूसरे तमाम, हम सबको बाकियों को सीसी रखते हुए तमाम अपने स्टाफ को ईमेल कर देंगे कि डेडलाइन चेंज हो गई है। अगर यहीं पे इसी सवाल को चेंज करता है और कहता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है, तो हम कहते हैं मेमो। यहां पे उसने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज थी, तो उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने क्या कहा, किस तरह की कम्युनिकेशन होगी, थ्रू ईमेल कम्युनिकेशन होगी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा होगा। The following data has been extracted from the record of ISU, a particular inventory item. Date, cost per unit, receipts, issues. At 2nd of Jan, 230 per unit, और यूनिट्स हैं 15 यूनिट्स। फिर 4th को आपने रिसीव किए 20 यूनिट्स 261.5। फिर 7 को आपने इशू किए 17 यूनिट्स। फिर 9 को आपने रिसीव किए 5 यूनिट्स एट 243.4। फिर 11th को आपने 14 यूनिट्स इशू किए। तो क्या कहता है, द फर्म यूजेस द वेटेड एवरेज मेथड फॉर प्राइसिंग इश्यूज एंड कैलकुलेट अ न्यू वेटेड एवरेज आफ्टर each receipt. There was no opening on 1st January. What is the value of the balance of units on 12th of January? तो हमारा क्योंकि पहला मॉक है, जब दोबारा ये सवाल आएगा अगले मॉक में या इस तरह का सवाल आएगा तो शायद मैं ना अटेम्प्ट करूं, आप फिर खुद कर सकेंगे। पहला सवाल है इसलिए मैं आपके लिए अटेम्प्ट कर देता हूं। हमने कहा कि हमने क्लोजिंग इन्वेंटरी फाइंड करनी है बाय यूजिंग वेटेड एवरेज, और जैसे ही एक न्यू यूनिट आएगा, नई रिसिट्स आएंगी तो हमें एक नई एवरेज निकालनी होगी। आपको पता है वेटेड एवरेज कितनी तरह से हम निकाल सकते हैं, 2 तरह से, एक पीरियोडिक भी हो सकता है और एक कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि कॉन्टिन्यूस, जैसे ही नए यूनिट्स आएंगे आपने एवरेज निकाल लेंगे। तो हमारे पास हमने 2nd जनवरी को 230 यूनिट्स लिए और एक यूनिट की प्राइस कितनी थी 15। फिर हमने 261 यूनिट्स लिए, 261.5 की यूनिट्स लिए और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 20। ये टोटल प्राइस आ गई। टोटल यूनिट्स कितने आ गए 35। टोटल प्राइस यहां से अब मैं फाइंड कर लेता हूं, आप भी फाइंड कर सकते हैं। 15 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 230, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 3450। and next 20 units multiply by 261.5, it's 5230 plus 3450, it's 8680 divided by number of units। तो हमारे पास अब एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो है 248। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है 248। 35 यूनिट्स हैं। जब भी हमने कहा कि जब भी नए यूनिट्स रिसीव करेंगे तो अब 2 रेट्स नहीं होंगे। रेट कितना होगा, एक रेट होगा। तो हमने पहले जो यूनिट 15 रिसीव किए एट 230 रिसीव किए, तो हमने कहा ठीक है, जैसे नए 20 यूनिट्स आए हमने एक रेट नया फाइंड कर लिया। अब हमारे पास रेट क्या है, हमारे पास रेट है 248 रेट है पर यूनिट। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमने इसमें से 17, इसमें से हमने कितने इशू कर दिए 17। तो अगर 35 में से 17 आप माइनस कर दें तो आपके पास कितने यूनिट्स रह जाते हैं 18 यूनिट्स रह जाते हैं, और एक यूनिट की कॉस्ट क्या है 248। फिर क्या हुआ, फिर आपने 5 यूनिट्स और खरीद लिए। कितने यूनिट्स खरीद लिए 5 और यूनिट्स खरीद लिए। किस रेट पे 243.4।
आप देखें हम टोटल प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 23, टोटल प्राइस हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 248 4464 and 5 multiplied by 243.40 multiplied by 5, it's 1217 plus 4464, it's 5681 and number of units 23. अगर आप देखें तो अब एक यूनिट की कॉस्ट क्या है 247। जैसे नए हमारे पास यूनिट्स रिसीव होते हैं हम एक नई एवरेज निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 11th of January को हमने 14 इशू कर दिए, तो हमारे पास टोटल कितने थे 23, 14 हमने इशू कर दिए, तो रिमेनिंग कितने रह गए 23 माइनस 14 तो 9 यूनिट्स रह गए। एक यूनिट की कॉस्ट क्या है 247, तो 9 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी तो 9 into 247, तो इट्स 2223। दिस इज योर आंसर। दोबारा आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, हमारे पास यूनिट्स थे 15 यूनिट्स एट 230, हमने उनकी प्राइस निकाल ली। हमारे पास नई जैसी यूनिट्स रिसीव हुए 20, एक यूनिट की प्राइस थी 261.5, तो टोटल प्राइस 8680 ऑफ 35 यूनिट्स विच मींस 248 पर यूनिट प्राइस आ गई। हमने 17 इसमें से इशू कर दिए, तो प्राइस हमारे पास वही थी। रिमेनिंग कितने रह गए 18, एक की प्राइस कितनी है 248, 5 और आ गए, तो अब टोटल कितने हो चुके हैं 23। टोटल इनकी प्राइस कितनी है 5681 डिवाइडेड बाय 23, तो एक यूनिट की प्राइस आ गई 247। अब इस 23 जितने भी यूनिट्स हमारे पास टोटल यूनिट्स हैं उसकी एक ही प्राइस है वो है 247। अब इस 23 में से हमने 14 इशू कर दिए, तो अब हमारे पास रिमेनिंग रह गए 9, और 9 की जो कॉस्ट है वो कितनी है 247। 9 into 247 is equal to 2223 is your answer. क्वेश्चन नंबर 13 मूव करते हैं जी। A company manufactures and sells two products A and B in equal quantities and aim to maximize its profit, its weekly profit. The following data is available: product A and product B, labor hour per unit 5 and 10, material per unit kgs में 6 and 10, contribution per unit 8 and 14. A maximum of 245 labor hours are available each week. The maximum amount of material available each week is 380 kg. What is the limiting factor and which product should be manufactured first? हमने दो चीजें बतानी है, लिमिटिंग फैक्टर भी बताना है और सबसे पहले क्या बनाएंगे। तो हमने देखा था कि जो लिमिटिंग फैक्टर होता है तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हम सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे लिमिटिंग फैक्टर। तो अगर हम देखें हमारे पास लेबर हमें टोटल कितना चाहिए, लेबर हमें चाहिए ए और बी बनाने के लिए 15, मटेरियल चाहिए 6 और 10 16, और हमारे पास जो मैक्सिमम लेबर है वो कितना है 245। तो 245 डिवाइडेड बाय 15 करें तो आपको पता चल जाएगा 245 डिवाइडेड बाय 15, तो आपको पता चल जाएगा कि आप 16.3 यूनिट्स बना सकते हैं किसकी, लेबर को यूज करते हुए। और आपके पास जो मटेरियल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है 6 + 10 16, तो टोटल कितना है 380 डिवाइडेड बाय 16, तो इसका मतलब आप मैक्सिमम कितने यूनिट्स बना सकते हैं 23 यूनिट्स बना सकते हैं। तो फिर लिमिटिंग फैक्टर क्या है जो आपकी एक्टिविटी को लिमिट कर रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस सवाल में बहुत सारे बच्चों ने ये कहा, ये एग्जामिनर का सवाल है और बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि इसमें हमें यूनिट्स नहीं पता, डिमांड नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे लिमिटिंग फैक्टर।
तो लिमिटिंग फैक्टर हमने कैसे निकाला, हमने कहा ठीक है ए और बी दो प्रोडक्ट्स हैं, एक पे 5 kg लगता है और एक पे 10 kg लगता है, तो टोटल kg कितने लगते हैं 15 या 16 जो भी इसमें था, या टोटल लेबर कितनी लगती है 15 आवर्स। तो हमने कहा टोटल लेबर अवेलेबल डिवाइडेड बाय 15, टोटल मटेरियल अवेलेबल डिवाइडेड बाय 16। तो हमें पता चल गया जो कम आंसर आएगा इसका मतलब वो हम उतने यूनिट्स कम, हमने दोनों को इक्वल बनाना था, उतने यूनिट हम कम बनाएंगे। तो कहां पे यूनिट्स कम बन रहे हैं, लेबर में यूनिट कम बन रहे हैं। तो इसका मतलब पहली चीज मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर क्या आ गया, लेबर। दूसरा क्या है कि कौन सी प्रोडक्ट मैं पहले बनाऊं, तो कंट्रीब्यूशन हमारे पास है कितना है जी 8 ए का, और बी का कितना है 14। तो हमने क्या निकालना है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर कितना है जी, लिमिटिंग फैक्टर है हमारे पास लेबर, तो 8/5। तो यहां से अगर आप चेक करें 8/5 तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1.6, और इधर कितना आ रहा है 14/10 1.4। तो 1.6 ज्यादा है या 1.4 ज्यादा है 1.6 ऑब्वियसली। तो हमने कौन सा प्रोडक्ट पहले बनाना है, प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए क्यों, क्योंकि यहां पे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज्यादा है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। An organization makes a single product which has a contribution to sales ratio of 25% and a selling price of 100. Fixed costs are 260,000 per annum. How many units must be sold next year to break even? कहता है बताएं ब्रेक इवन के लिए कितनी यूनिट्स बेचेंगे। देखिए इस डाटा में उसने फिक्स कॉस्ट बताई 260,000। आप लिखें फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशियो, CS रेशियो इज 0.25%। आपके पास आंसर आ गया, चेक करें कितना आंसर आ रहा है 260,000 डिवाइडेड बाय 0.25%, ये आ रहा है 1040000। तो ये क्या है, अगर मैं इतने की सेल्स करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन अचीव हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है। आपसे क्या पूछ रहे हैं यूनिट्स, तो अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस हो तो मैं यूनिट्स भी फाइंड कर सकता हूं। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है 100, इसे 100 पे डिवाइड कर दो, तो मेरे पास कितने यूनिट्स आ गए 10400 यूनिट्स। बिल्कुल सिंपल था। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे आए, कहता है कंपनी सेल्स एंड टोटल कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर अ पीरियड इज एज फॉलोज। सेल्स $100,000, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 35,000, फिक्स कॉस्ट 39, वेरिएबल 5, फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 6। व्हाट इज द ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू। तो देखिए हमारे पास सेल्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी है 40, तो 100 - 40 कंट्रीब्यूशन इज 60। अगर CS रेशियो देखें तो 60/100, 60/100 मींस 60%। तो 60% फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 60%, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 0.6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रेवेन्यू सेल्स। तो अभी हमने पिछले सवाल में भी यही फॉर्मूला यूज किया था। तो अब आप ये जो आपके सामने स्क्रीन पे सवाल आ रहा है इसको देखते हुए फॉर्मूला यूज करें। फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या है 39 है, और नॉन प्रोडक्शन कितनी है 6 है, 0.6 है, तो आप 45 डिवाइडेड बाय 0.6 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 75,000। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कहते हैं जे हैज ऑर्गेनाइज्ड हिज फैक्ट्री इनटू नंबर ऑफ डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड स्टोर्स। आर दीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस एंड स्टोर बोथ आर सर्विस। हमें पता है इस लेवल के ऊपर बहुत आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17, a company expect to sell 20,000 units of its single product in a period at a selling price of 35, which means 20,000 to 35 हमारे पास selling price आ गई 700,000 की। The fixed costs in the period are expected to be $246,000. What contribution to sales ratio is required to achieve break even? कहता है बताएं कितनी आपको चाहिए ब्रेक इवन अचीव करने के लिए
कितनी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स चाहिए। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपने जब भी इस तरह का सवाल है, सेल्स हमें उसने बता दिया था, सेल्स कितनी है 20,000 यूनिट्स इनटू 35 विच मीन्स 700,000, ये हमारे पास सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट नहीं बताई उसने हमें, फिक्स कॉस्ट बता दी। तो देखें सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम होते हैं। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 245,000, तो इसका मतलब हमारे पास कंट्रीब्यूशन भी कितनी होगी 245,000, तब प्रॉफिट क्या होगा 0। इस कंसेप्ट, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो ये आप सवाल नहीं कर सकते थे। वो कंसेप्ट क्या है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वहां पे फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जो फिक्स कॉस्ट है वही क्या है, कंट्रीब्यूशन है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है CS रेशियो, CS रेशियो। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज 245,000, what are sales, sales are 700,000 multiplied by 100, so it's 245 divided by 700 into 100, 35. So what is the answer, 35. नेक्स्ट मूव करते हैं। A company uses machine hours rate as a basis to absorb its production overheads. The following details are available for 1 quarter. Actual overheads 150,000, overheads over absorbed 10,000, budgeted machine hours 10,000. The actual machine hours were 80% of the budgeted hours for the quarter. What was the overhead absorption rate for the quarter? तो देखें एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हुए 150, ओवर ऑब्जॉर्व कितने 10, विच मीन्स टोटल कितना आ गया 160। 160 डिवाइडेड बाय एक्चुअल, आपके पास एक्टिविटी कितनी है 80%, क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। तो 160 डिवाइडेड बाय 8,000, तो आपके पास 160,000 डिवाइडेड बाय 8,000, तो आपके पास क्या रेट आ गया जी, ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कितना है 20। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। The following are possible reasons for material variances: the use of old, inefficient production facility, yes, the withdrawal of a quantity discount, a smaller amount of wastage than anticipated. Which of the above would cause a favorable material variance? Favorable material variance कब होगा? When wastage is smaller than anticipated. 3 is the only correct option. बाकी दो में withdrawal of quantity discount है, तो ये क्या होगा, ये favorable नहीं होगा, adverse variance होगा। और inefficient production machine है, use of old inefficient machinery will lead to adverse variance, not favorable variance. Question number 20 पे move करते हैं। कहते हैं Libuco manufactures a single product. Total cost for a range of output are as follows. Unit produce 0 यूनिट पे टोटल कॉस्ट आ रही है 10,000, 10 यूनिट्स पे आ रही है 10,100, 100 यूनिट्स पे आ रही है 11,000, 1,000 यूनिट्स पे आ रही है 20,000। तो कहता है बताओ ये बिहेवियर क्या है। तो 0 पे क्या है 10,000, मतलब 0 पे फिक्स कॉस्ट कितनी है 10 यूनिट्स बढ़े, कॉस्ट कितने से बढ़ी है 100 से, तो इसका मतलब पर यूनिट 10 कॉस्ट है, तो 100 होगी तो वो 1000 वेरिएबल बाकी फिक्स। तो ये कौन सी हमारा बिहेवियर है, दिस इज सेमी वेरिएबल। क्योंकि अब हम मॉक कर रहे हैं, आपको मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये बात आपको समझ आ रही है, इसीलिए मैं डिटेल यहाँ पे नहीं शो कर रहा। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट ए एंड बी आर आउटपुट फ्रॉम अ प्रोसेस, द ज्वाइंट कॉस्ट अपॉर्शन टू ईच आर 12 per unit. Product B can be sold at a split of point for 10 per unit or can be further processed at an incremental cost of 2 per unit. To form product B which can be sold for 3 per unit. तो कहता है क्या करना चाहिए। देखें
हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, उसको हम 10 का सेल कर सकते हैं। अगर हम उस पर 2 रुपए मजीद लगाएं तो वो हमारी कितने की बिकेगी? 13 की। तो इसका मतलब क्या है? फर्दर लगाने से $1 एक्स्ट्रा आप अर्न करेंगे। तो कहते हैं इट शुड बी फर्दर प्रोसेस बिकॉज एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज अर्न। यस। इट शुड बी डिसकंटिन्यूड। नो, इट शुड बी डिसकंटिन्यूड because it make a loss after further processing. No, it is making a profit of $1. It should be further processed because the selling price will increase. हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने की वजह से इसे नहीं फर्दर प्रोसेस करेंगे, हम इसलिए प्रोसेस करेंगे कि इस प्रोसेस करने से हमें क्या मिलेगा? हमें फर्दर क्या मिलेगा? इसके ऊपर $1 का प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22। A company sells two products X and Y. The optimal production plan is being decided on. X and Y selling price 120 and 90. Cost per unit 40, 20. Material है 5 kg, 40 and 25. Labor 30 and 15. Labor unskilled 2 and 3. Maximum demand per week 60. Which of the following is the factor that limits weekly production? Available लेबर आवर्स, स्किल्ड लेबर आवर्स कितने हैं हमारे पास? 280, अनस्किल्ड हैं 400. द मैक्सिमम मटेरियल अवेलेबल 1000 यूनिट्स. द कंपनी होल्ड्स नो इन्वेंट्री. तो अभी हम इसको देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 2 यूनिट्स हैं एक्स एंड वाई। मैक्सिमम डिमांड कितनी है? 60 यूनिट्स। अब उसने कहा कि हमें मटेरियल कितना रिक्वायर है फॉर एक्स एंड वाई। अभी चेक कर लेते हैं। एक्स पे मटेरियल लगता है 40 रुपीज का, $40 का, और 1 kg कितने का है? 5 kg का, विच मीन्स 8 kg ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स, एंड $25 का मटेरियल लगता है, और एक मटेरियल कितने का? 5, तो इसका मतलब 5 kg। तो 5 into 60, 8 into 60। अभी हम चेक कर लेते हैं। 60 into 8 इट्स 480 kg हमें चाहिए ये बनाने के लिए, और 60 into 5 300 kgs, तो 300 kg हमें चाहिए। तो टोटल हमें कितने kg चाहिए? 780 kgs। एंड हाउ मच kgs वी हैव? वी हैव 1000 of kgs। इसका मतलब मटेरियल इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। मटेरियल हमारी एक्टिविटी को लिमिट नहीं कर रहा। इसी तरह अब हम देखते हैं लेबर हमारे पास स्किल्ड 30 लग रहा है और एक का रेट है 15, तो इसका मतलब क्या है? 2 hours, 60 into 2, 120 hours ऑफ स्किल्ड लेबर। यहां पे अगर आप देखें 1 hour 15 into 15, 1 hour 1 into 60, तो टोटल हमें कितना रिक्वायर है? 180 hours of skilled labor, and how many hours are available? 280 hours are available, which means we just need 180 out of 280. तो skilled labor भी हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। फिर इसके बाद तीसरी चीज है अनस्किल्ड 20/10, which means 2 into 60, 120, and 30/10 means 3, तो ये आ गया 180 plus 120 300। तो हमारे पास अनस्किल्ड कितने अवेलेबल हैं? 400 hours अवेलेबल है। तो हमने तीनों कैलकुलेशन चेक करके की, ना ही मटेरियल लिमिटेड है, ना ही स्किल्ड लिमिटेड है, और ना ही अनस्किल्ड लिमिटेड। तीनों हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। तो अब हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा? दीज यूनिट्स आर आवर लिमिटिंग फैक्टर। हम इनकी वजह से अपनी प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारी डिमांड कम है। तो इधर सेल डिमांड इज अ लिमिटिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 23। अ कंपनी हैज 762 kg of raw material Z available in a period which it uses in the manufacture of two products, alpha and beta. Alpha and beta, two products, and we have 762 kgs.
Relevant figure for the two products are demand for alpha is 600 units and demand for beta 400 units. Contribution 8 and 15. Raw material Z required 2 kg per unit and 3 kg per unit. The company wishes to maximize total contribution. How many units of beta should it produce in a period? तो देखें हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है मटेरियल Z। तो अब हमने क्या देखना है, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो कंट्रीब्यूशन कितनी है, 8/2 4। अल्फा की हमारे पास क्या आ गई 4, और इसी तरह बीटा में देखें 15/3, तो ये आ गई 5। तो हमने सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बीटा बनाएंगे। बीटा हम कितना मैक्सिमम, हमारी डिमांड कितनी है 400, और हमारे पास कितने केजी पड़े हुए हैं 762 डिवाइडेड बाय 3। एक बीटा बनाने के लिए कितने केजीज लगते हैं 3, 762 डिवाइड बाय 3, तो इसका मतलब 254 से तो ज्यादा हम बना ही नहीं सकते बीटास। तो 254 यूनिट्स इज योर आंसर। जरूरी नहीं, हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर इतना है कि हम एक प्रोडक्ट की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे, हमारे पास अल्फा भी है बीटा भी है। अगर हम वैसे देखें, इसकी कंट्रीब्यूशन थी 8, इसकी कंट्रीब्यूशन थी 15, हमने जस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं देखनी, हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर देखना है। ये लिमिटिंग फैक्टर के ज्यादा केजीज यूज कर रहा है और ये कम यूज कर रहा है। ये पर केजी कितना रिटर्न दे रहा है, देखें ये 8 पर यूनिट था, इसका 15 था, और ये जो है इसका हम अगर चेक करें तो ये कितना दे रहा था 5 पर केजी, और ये कितना दे रहा था 4 पर केजी। तो हम रैंक में सबसे पहले क्या बनाएंगे, बीटा बनाएंगे, और बीटा कितना बनेगा 254। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कहता है बिजनेस कैरिड आउट मार्केट रिसर्च टू असेस द सेल पोटेंशियल ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट and has found that there would be a positive contribution to the business in relation to the decision whether to go ahead with the new product. Which type of cost is the market research expenditure? Notional cost, relevant cost, sunk cost or opportunity cost? तो देखें, this is past cost, research हो चुकी है, this is sunk cost, this is irrelevant cost. तो sunk cost is the correct option. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, योर कैपिटल इज टाइड अप इन एन इन्वेंट्री, विच मींस जो भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो ये जो फाइनेंस कॉस्ट है जो आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर आ रहा है वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, यस। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, यस। डिलीवरी कॉस्ट, नो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2 एंड 3। ये हमारा आज पहला पार्ट था जिसमें हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस देखे। इसी तरह नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।